Hello students, वेलकम यू ऑल ऑन ACAM एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो अभी हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज करने जा रहे हैं जो कि स्पेशली क्लास 11th और 12th के लिए होने वाली है। तो इसमें हम क्या है कि क्लास 11th में जो आपका स्टार्ट हो रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के नाम से। आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और आपके 11th क्लास में जो ये 2 चैप्टर हैं यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, 12 और 13 चैप्टर है ना। लास्ट का 14 चैप्टर नॉर्मल एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी वो बिगनिंग हो रही है कहाँ से? वो बिगनिंग हो रही है आपकी इस चैप्टर 12 और चैप्टर 13 से। फिर इसी तरह से आपको क्लास 11th में 12th में मिल जाते हैं चैप्टर 10 से लेके 14 तक के चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो टोटल ये आपके 5 to 6 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो अभी ऑर्गेनिक सीरीज चलने वाली है। कहने का मतलब इसमें आपको ये जो क्लास 11th और 12th के जो ये 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कराए जाएंगे। फिर ऐसे ही जो आपके 4 से 5 चैप्टर क्लास 12th के हैं उनको भी कराया जाएगा सीरियल एक सीक्वेंस वाइज, जिससे आप थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th में है तब भी आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं और 12th के हैं तो भी आप उसको देख सकते हैं। तो अब बिना देरी किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में आपको एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट भी और थोड़ा सा आपने सीखना स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या बता रहे हैं? कह रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ and include complex molecules like genetic information bearing deoxyribonucleic acid DNA and proteins that constitute essential compounds of our blood, muscles and skin. Organic compounds appear in materials like clothing, fuels, polymers, dyes and medicines. ठीक है, अभी तक आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years old around the year 1780. Chemists began to distinguish between organic compounds obtained from plants and animals and inorganic compounds prepared from mineral sources. Berzelius, a Swedish chemist, proposed that a vital force was responsible for the formation of organic compounds. However, this notion was rejected in 1828 when Wohlert synthesized an organic compound urea from an inorganic compound ammonium cyanate. ठीक है, तो ये आपको एक तरह से अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। इसमें तो हमने क्या देखा है अभी तक कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं कि वो हमारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने जैसे अभी क्या देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपके DNA जो है उसमें शामिल है, प्रोटीन्स है उसमें शामिल है, ठीक है, आपका जो ब्लड होता है, मसल्स होता है, ये सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? किसी ना किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। और इसी तरह से आपके क्लॉथिंग हो गई, ठीक है, जो हम क्लॉथिंग पहनते हैं, फ्यूल्स हो गए है ना, पॉलीमर्स हो गए, जो डाइज इस्तेमाल होती है किसी भी चीज़ को कलर करने के लिए, मेडिसिन हो गई, ये सभी क्या अपने आप में आपके ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए, ठीक है। और स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि आपका जो बर्जीलियस थे, ठीक है ना, एक स्वीडिश केमिस्ट, उन्होंने ये माना था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसकी वजह से आते हैं? वाइटल फोर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। उनमें कुछ वाइटल फोर्स है जो कि क्या है, लिविंग बींग्स में पाई जाती है और उसी की वजह से केवल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन 1828 में क्या हुआ कि जब आपके वोलर एक केमिस्ट थे, उन्होंने अपना कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ केमिकल बनाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में क्या देखा कि आपका यूरिया सिंथेसाइज हो गया, किससे?
फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो जैसे आप रिएक्शन देख सकते हो NH4CnO है ना, ये क्या आपका अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो वहाँ से क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और आपको क्या मिल गया, यूरिया मिल गया। तो यूरिया अपने आप में क्या था, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था आपका यूरिया, ठीक है। और जो आपका अमोनियम साइनेट था ये क्या था, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वोलर ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें एक अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल कर गई, ठीक है। तो अब लेकिन फिर भी हम उसी टर्म को अभी भी यूज करते हैं कि हम इन कंपाउंड्स को, इस तरह के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है वो क्या है। फिलहाल अभी हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं इसमें। तो कह रहे था पायनियरिंग सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड बाय कोलवे in 1845 and that of methane by Berthelot showed conclusively that organic compounds could be synthesized from inorganic sources in a laboratory, ठीक है। तो फिर आगे चल के कोलबे हो गए 1845 में, ठीक है। और इसी तरह से बर्थलॉट हो गए, इन्होंने मीथेन बनाया। तो इन्होंने क्या इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ये कंपाउंड्स बनाए। तो ये देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक ओरिजिन होना ज़रूरी है, ठीक है। हम लैब में भी बना सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इन कंपाउंड्स को बना सकते हैं, जो कि पहले कहाँ से मिलते थे हमें, कहीं ना किसी ऑर्गेनिज्म से मिल रहे थे, ठीक है। वहीं से ऑर्गेनिक टर्म आ रहा था, ठीक है। फिर कह रहे थे डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग अनसर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनटू इट्स मॉडर्न शेप। तो आज की जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं आगे फिर जो साथ ही साथ क्या चल रही थी, थ्योरी चल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का डेवलपमेंट चल रहा था, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो उसने और ज़्यादा उसमें हेल्प करी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी तो इसमें बाद में आएगा टर्म, पर मैं चाहता हूँ कि यहीं पे हम थोड़ा सा देख लें कि जो हमारे मॉडर्न डे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर उसको हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं। तो मॉडर्न डे के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इनके लिए क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है या आपको खुद जानना है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है मॉडर्न डे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं ना। हाइड्रोकार्बन्स आप समझ ही रहे होंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर आपके कोई कंपाउंड्स अगर बने तो वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है तो आप ये जान ही रहे हो ये बॉन्ड कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फर्दर अगर इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है, यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ और इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो उनके हमें डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं, ठीक है, उनके डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। तो इन डेरिवेटिव्स को भी हम किस में स्टडी करते हैं, एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले की तरह ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म से डिराइव हो रहे, इनको हम लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हमारा जो बुक जो चल रही है एनसीईआरटी, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और जो इसमें नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो आ रही है टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कुछ इस तरह से हमारा टॉपिक है। तो शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के अगर बारे में बात करें, कह रहे थे नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक compounds. You have already learned theories of valency and
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन यूनिट 4। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी कह रहा आप पढ़ चुके हो। कह रहा ऑल्सो यू ऑलरेडी नो दैट टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बाय इट आर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक configuration and the hybridization of s and p orbital. It may be recalled that formation and shape of the molecules like methane, ethene, ethine are explained in terms of the use of sp3, sp2 and sp hybrid orbitals by carbon atoms in the respective molecules. Hybridization influences the bond length and the bond enthalpy or strength in compounds. The sp hybrid orbitals contains more s character and hence it is closer to its nucleus and forms shorter and stronger bonds than the sp3 hybrid orbital. The sp2 hybrid orbital is intermediate in s character between sp and sp3 and hence the length and enthalpy of the bond it forms are also intermediate between them. The change in hybridization affects the electronegativity of carbon. The greater the s character of the hybrid orbitals, the greater is the electronegativity. Thus, a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 or sp3 hybridized orbital. This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical properties of the molecule concerned, about which you will लर्न इन देयर लेटर यूनिट्स। तो इस जो ये अभी तक हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है, इसमें अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ अलग से। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो कार्बन है आपका वो कैसा है, टेट्रावैलेंट होता है। वो क्या होगा, टेट्रावैलेंट, मतलब वो क्या बना सकता है, आपके 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। क्या कर सकता है वो, 4 सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। फिर इसमें जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो आपकी क्या हो सकती है, जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, है ना, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो सकती है या sp2 हो सकती है या sp3 हो सकती है, ठीक है। अब sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या होगा, 50% आपका s कैरेक्टर होगा और 50% आपका p कैरेक्टर होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट क्या है कि 33% आपका s कैरेक्टर हो जाएगा और क्या है 67% इसमें p कैरेक्टर हो जाएगा और यहाँ पर आपके 25% s कैरेक्टर हो जाएगा और रिमेनिंग 75% आपका p कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो हमारा s ऑर्बिटल होता है, तो जो s ऑर्बिटल है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉलर होता है और क्लोज टू न्यूक्लियस होता है, इस वजह से जिन कंपाउंड्स में आपके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या रहेगी, sp रहेगी, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज s कैरेक्टर के बेस पे बोलें कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में हाई होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो क्या हो जाएगा, sp की सबसे ज़्यादा होगी, देन sp2 और देन sp3। तो आप देखोगे कि आगे चल के ये किसको अफेक्ट करने वाले हैं, ये जो हम यहाँ पे फैक्टर पढ़ रहे हैं यही आपके फिजिकल
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसी तरह से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों को ही अफेक्ट करेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि इनमें जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा, या एसिडिक कैरेक्टर इनका हाई होगा। और जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका बेसिक कैरेक्टर क्या रहा करेगा, हाई रहा करेगा, ठीक है। ये सब कैसे होगा वो जब हम बातें आएंगी तो उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें कि अपना जहाँ से हमने स्टार्ट करा है उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक हमने इसमें कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाते हैं हम कि सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। अभी जो इसमें चल रहा है टॉपिक उसी को हम कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे इन ये सेकंड टॉपिक है अब आपका, है ना। इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द टू p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम्स इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। कह रहे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको क्या ज़रूरी है, पैरेलल ओरिएंटेशन में आपके 2 p ऑर्बिटल होने चाहिए एडजेसेंट एटम पे, ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर साइड वाइज ओवरलैप कर सके। कह रहे 10 इन CH2 मॉलिक्यूल ऑल द एटम्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। तो जो आपका इथीन मॉलिक्यूल है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या है, जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब एक प्लेन में ही होंगे, ठीक है। द p ऑर्बिटल्स आर म्यूचुअली पैरेलल एंड बोथ द p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअली पैरेलल होते हैं, है ना। एंड बोथ द p ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे अगर इसको आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसमें बताता हूँ कि क्या है, कि मान लीजिए हमारा ये कार्बन कार्बन इस तरह से है, तो आपके p ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरह से होंगे, ठीक है। यहाँ पे इससे जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन है। तो अब ये तो क्या है, आपस में ये एक दूसरे के तो क्या है, पैरेलल है, ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के तो क्या पैरेलल है। और अगर हम मॉलिक्यूल के एक्सिस के उसमें कंपैरिजन करें तो ये उससे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इंटरफेयर विथ मैक्सिमम ओवरलैप ऑफ द p ऑर्बिटल एंड देयरफॉर सच रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल आपका क्या करना चाहे, यहाँ से मान लीजिए कि रोटेट करना चाहता है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपका रोटेट करना चाहता है मान लो किसी एक रीजन पे, तो इससे क्या होगा कि इनकी ओवरलैपिंग में फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। या यूँ कहो कि ओवरलैपिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से ट्विस्टिंग होगी कि ये टूट सकता है ये बॉन्ड, है ना, क्योंकि ओवरलैपिंग रह नहीं जाएगी। अगर इसको घुमा दिया जाए थोड़ा सा ऐसे डाउन में ला दिया जाए तो पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं रह जाएगी प्रॉपर। तो इस वजह से जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड होता है, उसके अराउंड रोटेशन क्या होता है आपका, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। तो ये सब हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, फिर भी अभी इसको हम दोबारा से देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। कि जो जब आपका इस तरह से सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और जब पाई ओवरलैपिंग हुई है p ऑर्बिटल, ये भी p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल है, तो क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, ठीक है। कि आधा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से ऊपर की तरफ होगा और आधा ऐसे ही नीचे की तरफ होगा, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट्स। और इससे क्या होता है, अगर बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है,
ठीक है, आपका अटैकिंग रिएजेंट कोई आता है तो वो आसानी से यहाँ पर अप्रोच कर सकता है। समझ पा रहे हो? इन जनरल द पाई बॉन्ड प्रोवाइड्स द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। कहने का मतलब यह है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो आपका क्या है, बहुत ही अच्छा रिएक्टिव सेंटर प्रोवाइड करता है मल्टीपल बॉन्ड्स के केस में, है ना। तो ये अभी हमने पढ़ लिया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे ही कुछ जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम दी हुई है उनको हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक तरह से एनसीईआरटी सीरीज़ है, जैसे एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप अपना एनसीईआरटी रिफ़र करना और इसी तरह से चलते जाना। कुछ बातें आपकी क्या है आगे पीछे आती रहेंगी, उसी को हम उसी सीक्वेंस में सीखते रहेंगे। तो कह रहे यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन, कह रहे हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितने आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इन गिवन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो आपको क्या करना है कि इनके प्रॉपर बॉन्ड्स बना लेने हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन, इससे क्योंकि मिनिमम एक बॉन्ड आपका लगा होगा, है ना। और आपको क्या नहीं बोलना कि जो कार्बन है वो क्या है, टेट्रावैलेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। मतलब उसके 4 बॉन्ड हमने देखने की कंप्लीट होने चाहिए। तो और किसी भी एटम के साथ जुड़ने के लिए उसको कम से कम एक सिंगल बॉन्ड बनाया होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर तो नहीं दिखाया, पर ज़रूर ये कार्बन क्या हाइड्रोजन से एक बॉन्ड से तो जुड़ा ही होगा। फिर इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, फिर कार्बन, और फिर ये नेक्स्ट कार्बन से भी ऐसे ही क्या होगा, जुड़ा होगा। ऑल्दो हमने यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखाया था, पर जब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है तो हमें इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर होगा। फिर इस तरह से क्या आ जाएगा आपका H इसके साथ, है ना, फिर डबल CH, है ना, और इसी से कहीं जोड़ के मान लो इसको नीचे लिख देते हैं ऐसे CH3। तो अब आप आसानी से इसमें काउंट कर सकते हो। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो आप देख ले यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, और जो हमारा क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आपके 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पर आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी इसी तरह एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, और इसी तरह से डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक आपका सिग्मा बॉन्ड है, और इस कार्बन के साथ आपके 3 हाइड्रोजन भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10। तो टोटल आपके क्या हो जाएंगे, 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे, 10 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बुक का सॉल्यूशन है उन्होंने इसको एकदम प्रॉपर तरीके से बताया कि जो कार्बन कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड्स है वो 4 है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड है वो 6 है, और जो कार्बन फिर इसी तरह से पाई बॉन्ड को बताया। तो पाई बॉन्ड आपको कहाँ है, यहाँ पर है 2 पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड यहाँ है। तो टोटल पाई बॉन्ड्स की अगर बात करी जाए तो टोटल पाई बॉन्ड हमारी कितने, टोटल पाई बॉन्ड्स कितने थे, 3 थे। ठीक है, जिसमें से क्या है, एक आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, और एक आपका इसी तरह से 2 पाई बॉन्ड किसमें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो आपने ये याद रखना है कि जो कार्बन होगा वो हमेशा ही क्या होगा, टेट्रावैलेंट होगा, और डबल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड में अगर आपका एक डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो 1 डबल बॉन्ड में क्या होता है आपके 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसी तरह से आपका 1 ट्रिपल बॉन्ड में अगर एक ट्रिपल बॉन्ड गिवन है तो 1 ट्रिपल बॉन्ड में आपको क्या होता है कि 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, है ना। और बचा हुआ रिमेनिंग बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ऐसे डबल बॉन्ड में इसी तरह से यहाँ पर भी एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि पहले सिग्मा बनता है फिर उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अप्रोच करना है। तो ये प्रॉब्लम सेकंड आप खुद से करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट है इसमें प्रॉब्लम 12.2 कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कि किस टाइप की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर हर कार्बन की, ये जो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने सिग्मा बॉन्ड्स गिनने होते हैं। ठीक है, और मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू इसमें बता देता हूँ करके, सॉल्व करके। जैसे इस यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि, लेकिन आपको इसको कैसे जानना है वो मैं समझा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, जैसे अभी हम ए पार्ट को करते हैं, तो कार्बन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल चार्ज बॉन्ड, जिसमें 3 बॉन्ड उसके किसके साथ बने हुए, हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ। तो आपने क्या करना है कि इसमें सिंपल काउंट कर लेना है ना। तो आपने इसको पहले वाले किसी एक को एस बोल देना है और बाकियों को इस तरह से क्या बोलना है, पी बोलना है। तो पी, पी और पी, तो टोटल आपका क्या होगा, sp3। ठीक है, तो अगर आपके सारे चारों के चारों बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ही क्या होने वाली है, sp3 होने वाली है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें जो एक ही कार्बन था और वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CO। तो हमें ये देखना है कि कार्बन क्या है, हमेशा ही 4 बॉन्ड बनाता है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनाने के बाद जो इसमें एक 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन और बनाएगा, और वो किसके साथ बना लेगा, इस CH3 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इसका कुछ स्ट्रक्चर आ गया। अब हमने इसमें क्या गिनने हैं, अपने सिंगल बॉन्ड गिनने हैं या सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम इस सेंटर वाले कार्बन की ही गिन लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। तो इसमें क्या हो गया टोटल, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो पाई बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जो पाई बॉन्ड है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं। तो इसका मतलब उनका हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी रोल या कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस वाले हमारे कार्बन की, सेंटर वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो ये साइड वाले हैं, तो इसमें भी आप देख पा रहे हो कि ये जो हाइड्रोजन है तो सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा, इसने कार्बन के साथ ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे होंगे, और इसी कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो इस कार्बन ने हमारे टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इसके लिए भी क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब कार्बन आपके मतलब टोटल क्या है कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ठीक है, तो हमें साथ साथ नोट करते चलते हैं कि जब कार्बन आपका क्या करता है कि 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इसी तरह से अगर कार्बन कभी क्या करेगा कि ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ठीक है, तो ये केस कब आपको देखने को मिल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड में स्पेशली देखने को मिल सकता है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं CH3CN कि इसमें भी हमारे 2 कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो इस पेज पे कर लेते हैं हम इसको। तो हम क्या कर रहे थे, CH3CN है ना। तो इसको हम प्रॉपर तरीके से अगर लिख लें अपने को क्लियरिफाई रखने के लिए, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में
प्रॉपर ऐसे बना सकते हो और आपको पता है कि इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब इस कार्बन के केस में आप देख पा रहे हो कि इसने क्या करा हुआ है कि सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, और सिंगल सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन ने आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए हैं, और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। ऐसे इस वाले कार्बन के केस में आप देखोगे तो आप क्या देख रहे हो, इधर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है इसने और इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। बाकी ट्रिपल बॉन्ड में 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो इसने टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। केवल कितने बनाए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। और जब भी 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, S और P। एक को S बोल दो, फिर नेक्स्ट P हम काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ गई, आपकी sp हाइब्रिडेशन आ गई। इसी तरह से आप और भी कर सकते हो इसमें। जैसे आपका ये है नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें HCONH2। तो इसमें एक कार्बन है HCONH2। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। HCONH2, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल ही बॉन्ड बना सकता है ना। फिर बाकी का रिमेनिंग एक बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा NH2 ग्रुप के साथ। तो अब आप इसमें देख पा रहे हो कि कार्बन ने आपका यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, और इसी तरह से डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो टोटल इसने कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बना लिए। और 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। तो फिर आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए भी इसी तरह से कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड शेप्स ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पहले आपको इनकी जो भी है कार्बन के लिए आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कार्बन की, और फिर उसके बाद इन कंपाउंड्स की आपको क्या बतानी है, शेप बतानी है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन काउंट करना तो सीख ही गए हो। तो बस अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपके क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो हम उसको क्या मानेंगे, मॉलिक्यूल की शेप को टेट्राहेड्रल मानेंगे। अगर आपकी शेप हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 आएगी तो हम उसको प्लेनर शेप मानेंगे, या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो आप चाहो तो। और अगर sp आएगी तो हम उसे लीनियर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखना कि किस में आपकी क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है, और उसी के बेसिस पे आप मॉलिक्यूल की शेप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम 2 टॉपिक इसमें कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आ जाता है थर्ड टॉपिक कि स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंप्लीट कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। तो अभी हम इस पहली क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बेसिस पे आप बताना। तो अभी ये क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास है तो हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, क्योंकि अभी आपको अपना बेसिक या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार आपका बेसिक या फंडा